following is the information extracted from the stores ledger. मटेरियल X के बारे में ओपनिंग स्टॉक इज 0, 2 बार परचेस हुआ है, जनवरी 1 100 यूनिट्स एट 1 रुपी एंड जैन 20 100 यूनिट्स एट 2 रुपीज पर यूनिट, और 2 बार इशू हुआ है 60 फॉर जॉब W16 एंड 23rd 60 फॉर जॉब W17. Complete the receipts and issues valuation by adopting FIFO, LIFO and weighted average method. तो ये रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 है, मतलब पहली बार you have to complete receipts and issues valuation by using FIFO, last in first out and weighted average. दूसरा आपको क्या करना है, is tabulate the values allocated to job W16, job W17 and closing stock. ये दूसरा करना है. एंड तीसरा, discuss from different point of view which method you will prefer. ये 3 चीज करना है पूरे सम में. तो सबसे पहले receipts and issues valuation by using FIFO, last in first out and, तो उसके लिए हम लोग ऐसा वाला एक टेबल बनाएंगे. वो रिसीप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस वाला हम लोग ने जो क्वेश्चन में या ये टेबल बनाया था, ठीक है. सो राइट डाउन, पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले हम लोग फीफो का बना लेते हैं, जस्ट फीफो का. उसके बाद उसके नीचे जो जगह बचेगा उसमें हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट का बनाएंगे और बाद में वेटेड एवरेज. तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से चालू करते हैं. चलो पहले सिर्फ फीफो का फॉर्मेट बनाओ. लेट अस स्टार्ट विथ फीफो. सबसे पहले हम लोग परचेजेस से स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली सबसे पहले चालू होता है ओपनिंग स्टॉक से, बट ओपनिंग स्टॉक इज 0. तो परचेजेस दिया हुआ है जैन 1, तो परचेजेस आएगा इश्यूज में, रादर रिसिप्ट्स में, सॉरी, परचेजेस आएगा रिसिप्ट्स में. हमको डेट दिया हुआ है, सो डेट में हम लोग लिखेंगे जैन 1. रिसिप्ट्स 100, रेट इज 1, सो अमाउंट भी 100 होगा. सेम बैलेंस होगा 100, 1, 100. चलो नेक्स्ट, वापस से जैन 20 को, सीधा जैन 20 को परचेज किया हुआ है 100, उसका रेट इज 2, सो 200. अभी हम लोग को सेपरेटली रखना पड़ेगा 100, 1 रुपी वाला और 100 2 रुपीज वाला, दैट इज 200. ओके, नाउ देर आर इश्यूज. 2 बार इशू किया गया है, जैन 22 एंड जैन 23, 60 एंड 60. पहले जैन 22 का इशू करते हैं. ओके, इश्यूज में वी विल फॉलो मेथड. तो कौन सा मेथड चल रहा है, फीफो. सो फीफो मेथड में 60 कौन से लॉट में से इशू होगा, 1 रुपी वाला में से. सो 60 1 रुपी वाला, दैट इज 60. सो 100 जो था उसमें से 60 इशू हो गया, करेक्ट. 40 बचेगा 1 रुपी वाला. एंड दूसरा वाला जो लॉट है 100 2 रुपी वाला, दैट इज 200. देयर इज नो चेंज. ओके, नाउ जैन 23, अगेन issue is 60 units.
फॉर W17। सो 60 में कौन से लॉट में से फर्स्ट इशू होगा? 40 ₹1 वाला, एंड बाकी का जो 20 है वो ₹2 वाले में से इशू होगा। तो दैट इज 40। तो ये हो गया। तो लास्ट में बैलेंस कितना बचेगा? 80। कौन सा वाला कितना होता है? 160। तो ये हो गया फीफो मेथड। और सेम हमको लीफो में करना है। सी लीफो में ना जैन 20 तक कोई चेंज नहीं आएगा, सेम होगा लीफो मेथड में, क्योंकि रिसिप्ट्स में कोई चेंज नहीं है। 100 ₹1 वाला दैट इज 100, एंड सेकंड परचेज किया है जैन 20 को 100, ₹2 वाला 200। ओके, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। 100 ₹1 वाला and 100 ₹2 वाला। This is what is our balance on Jan 20। अब Jan 22 को इश्यूज हुआ है 60 यूनिट्स का। तो Jan 20 को जो इश्यूज हुआ है 60 यूनिट्स का, इस बार हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? लीफो। सो 60 कौन से लॉट में से इशू होगा? ₹2 वाले में से इशू होगा, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो 60 ₹2 वाले में से इशू हो रहा है। ओके, सो पहला वाला जो लॉट है ₹1 या ₹1 वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो दूसरा वाला लॉट है उसमें से 40 बचा है। Jan 23 को there is one more issue of 40 units। सो ये जो 40 यूनिट्स है, अगेन हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? लीफो। सो पहले कौन सा इशू करेंगे? 40 ₹2 वाला, एंड बाकी का जो 20 बचता है वो ₹1 वाला 20। ओके, हाउ मच इज बैलेंस? सी ये 80 तो हमको पहले से पता था कि यूनिट्स में 80 आना चाहिए, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ₹1 वाला, दैट इज 80। दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हम लोग ने फीफो मेथड फॉलो किया, बाद में लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो किया, और इसी क्वेश्चन में और एक मेथड फॉलो करना है विच इज वेटेड एवरेज। सो बनाओ वेटेड एवरेज का टेबल। वेटेड एवरेज का फॉर्मेट बनाओ। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ हमारा जो परचेस है वही। चलो, सो डेट में सेम डेट आएगा Jan 1। परचेज इज 100, रेट पर यूनिट इज 1, दैट इज 100। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सो 100 ₹1 वाला दैट इज 100। नाउ Jan 20, चलो Jan 20 को हम लोग ने फिर से 100 परचेज किया है, ₹2 वाला दैट इज 200। सी अभी वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है? वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है कि आपने जो पहले परचेज किया है और बाद में परचेज किया है वो मिक्स हो जाता है। जो पहले परचेज किया है और जो बाद में परचेज किया है वो मिक्स हो जाएगा।
मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने पहले कौन सा खरीदा और बाद में कौन सा खरीदा। सो इसके लिए ये लॉट क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड करने का। सो 100 प्लस 100 कितना हो जाता है 200, और अमाउंट को ऐड करने का, तो अमाउंट इज 100 प्लस 200 विच इज 300। अब रेट कैसे फाइंड आउट करने का, तो ये जो 300 है ये टोटल कॉस्ट हो गया ऑफ 200, सो 1.5। दिस इज हाउ वी फॉलो वेटेड एवरेज। चलो नेक्स्ट, अब हम इशू कर रहे हैं 22 को 60। अब ये जो 60 इशू हुआ है वो ऑफ कोर्स 200 में से इशू हुआ है, उसका प्राइस क्या रहेगा या रेट 1.5, करेक्ट, दैट इज 90। सो अब जो बैलेंस बचेगा वो फिर से पहले जैसे किया वैसे ही आएगा। सो 200 में से 60 गया तो 140 बचेगा। टेक्निकली अमाउंट को माइनस करना चाहिए, 300 माइनस 90 210, रेट विल बी 1.5। चलो तो हमको बैलेंस भी मिल गया है। नेक्स्ट अभी फिर से 23rd को क्या हो रहा है 60 का इशू हो रहा है, अगेन वो 1.5 में से इशू होगा, सो दैट इज 90। क्वांटिटी में बचेगा 80। सी आप कोई भी मेथड फॉलो करो, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी सेम है, दैट इज 80, खाली फर्क ये है कि वैल्यू कितना आएगा। तो फीफो मेथड में वैल्यू अलग आता है, लीफो में वैल्यू अलग आता है, एंड वेटेड एवरेज में अलग आता है। तो यहाँ पे इट इज अगेन 210 माइनस 90, तो वो रेट आएगा 1.5। अभी हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया है। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने खत्म किया है जिसमें वो लोग ने हमको क्या बोला, कंप्लीट द रिसिप्ट्स एंड इश्यूज वैल्यूएशन बाय 3 मेथड्स, तो वो हमने किया। अब वो लोग ने आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला है, क्योंकि क्लियरली बोला है टैब्यूलेट द वैल्यूज दैट इज अलोकेटेड टू जॉब W16, जॉब W17 एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए हम लोग ये दूसरा वाला टेबल बनाएंगे। तो ये वाला टेबल बनाओ, we have to tabulate the values allocated to job W16, job W17 and closing stock। तो पहले हम लोग FIFO करते हैं, so that एक मेथड एट अ टाइम। तो पहले FIFO का टेबल देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ना वो जॉब W16 का है, ये जो है वो जॉब W17 का है, और ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। तो जॉब W16 का कितना है 60, सो वहां पे 60 लिखो। यहाँ पे लिखो 60। जॉब W17 पे कितना है 80, एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 160। ये तीनों काम टोटल करेंगे 300। तो ये हो गया फीफो मेथड। चलो नाउ लेट अस डू इट एज पर लीफो मेथड। लीफो मेथड में चेक करो, जॉब W60 का कितना है 120, ओके। जॉब W17 का 100, एंड क्लोजिंग स्टॉक 80, इसका भी टोटल आएगा 300। चलो वेटेड एवरेज मेथड का बोलो,
वेटेड एवरेज मेथड में यस 90 90 एंड 120, इसका भी टोटल होता है 300। सी नाउ हम लोग ने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मुझे पूछोगे, हम लोग ने टेब्यूलेट भी कर लिया, वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब W16 W17 एंड क्लोजिंग स्टॉक। सी इसमें आगे का पार्ट जो है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा थियरी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला है ये पार्ट में आपको क्या करना है, डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, विच मेथड यू विल प्रेफर। अब ये सिलेक्शन ऑफ मेथड करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ना ये पहले भी सिखाया था, आई एम गोइंग बैक टू द डिस्कशन। ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था, आई डोंट नो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैंने ये बोला था कि मटेरियल्स जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में यूज होता है, फैक्ट्री में, करेक्ट। मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट में यूज होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट में फैक्ट्री में स्टोर होता है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू करता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट इज इशूइंग मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टू व्हीलर है, वो टू व्हीलर को मैं सर्विसिंग कराता हूँ, रेगुलरली सर्विसिंग कराते हैं हम 1-2 महीने में। तो सर्विसिंग में कैसा होता है, वो लोग का सर्विस का एक वर्कशॉप है, ऐसा समझ लो एक वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप में मतलब लिटरली ये एंट्री करोगे इधर वर्कशॉप में, इधर एंट्री है, सो इधर एंट्री करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे उसका बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे उसका ये जो है ना दैट इज समथिंग कॉल्ड एज विच डिपार्टमेंट, स्टोर्स। मतलब बाकायदा एक इंसान वहाँ पे बैठा रहता है, एक ऐसा काउंटर रहेगा, एक इंसान ऐसा बैठा रहेगा। अभी मैंने टू व्हीलर दिया, अब ये टू व्हीलर है ना वो उनके वर्कशॉप में सर्विसिंग होता है। अब यहाँ पे एक कस्टमर का तो टू व्हीलर नहीं आएगा, बहुत सारे लोग का टू व्हीलर आएंगे, मैं जाएगा, कोई और रहेगा, तो दिन में वो लोग का 25 टू व्हीलर ये लोग का सर्विसिंग में आता रहेगा। अच्छा, खाली सर्विसिंग में नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कोई टू व्हीलर का कोई जेन्युइन पार्ट टूट गया, लाइक फॉर एग्जांपल बीच में मेरा हॉर्न का बटन स्विच टूट गया था, तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को रिप्लेस करना है, तो ये लोग क्या होता है मालूम है आपको, क्या बोलेंगे मालूम है, यहाँ पे स्टोर्स पे से जाके वो पार्ट लेके आओ, ठीक है। अब सपोज मैंने सर्विसिंग में दिया, तो वो लोग क्या बोलेंगे, आप सर्विसिंग करो, आपका टू व्हीलर छोड़ के जाओ, हम लोग सर्विसिंग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग का सब टू व्हीलर पड़ा रहता है, ये टू व्हीलर 1, टू व्हीलर 2, 3, 4, ऐसा सबका लाइन में 10 टू व्हीलर सर्विसिंग होता रहता है। अब वो लोग जब सर्विसिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले ये हर एक वर्क इज सेपरेट फॉर देम। टू व्हीलर 1, टू व्हीलर 2, टू व्हीलर 3, 4, ऐसा 25 टू व्हीलर रहेगा, हर एक वर्क इज डिफरेंट। तो हर एक वर्क को ये लोग ने एक नाम दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज जॉब। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉब, जॉब मतलब व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। जॉब इज व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। दूसरा एग्जांपल, मोबाइल सर्विस सेंटर। अब एक मोबाइल सर्विस सेंटर रहता है, उधर ऐसा काउंटर रहेगा, एग्जीक्यूटिव बैठे रहेंगे, जिनका कंप्लेंट रहेगा उसके सामने बैठे रहेंगे, और एक एक करके बुलाएंगे, अभी बोलेगा इसको तू आ जा, ये बोलेगा मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है, दूसरा बोलेगा मेरा चार्जिंग में प्रॉब्लम है, तीसरा बोलेगा मेरा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, तीसरा बोलेगा साउंड नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एवरी कस्टमर का वर्क इज डिफरेंट। सो फॉर देम मतलब मोबाइल सर्विस सेंटर, मोबाइल सर्विस सेंटर के लिए दैट इज अ जॉब। अब वो लोग क्या करते हैं, एवरी जॉब को लोग नंबर देते हैं,
लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो तुम्हारे पास टू व्हीलर है कि नहीं, और अगर है तो तुम सर्विसिंग करवाते हो कि नहीं, और सर्विसिंग में जाओगे ना तो बाकायदा आपको जॉब कार्ड देंगे वो लोग, जॉब कार्ड देंगे वो लोग कि भाई तुम्हारे टू व्हीलर में ये खर्चा हमने किया है, और लास्ट में अमाउंट रहता है इतना पैसा तुमको देना है। टू व्हीलर सर्विस सेंटर रहेगा कि कार सर्विस सेंटर रहेगा, मोबाइल सर्विस सेंटर रहेगा, तो वो लोग के लिए एवरी वर्क इज अ सेपरेट जॉब। सो एवरी जॉब को वो लोग नंबर देते हैं। लाइक ये क्वेश्चन में वो लोग ने देखो जॉब को नंबर दिया है, जॉब W16, जॉब नंबर W17, ऐसा वो लोग के पास जॉब नंबर W18, W19 ऐसा करके, पॉइंट नंबर 1। सो आई थिंक अब ये क्लियर है व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ जॉब। तो जॉब का सिंपल मतलब है व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। दूसरा या तीसरा एग्जांपल, टेलर, टेलरिंग का जो काम करता है उसके लिए एवरी वर्क दैट ही हैज रिसीव्ड इज अ सेपरेट जॉब। अब वो हर एक को एक नंबर देगा। अब जो लोग जॉब बेसिस पे काम करते हैं, जॉब बेसिस पे काम करते हैं मतलब कस्टमर आता है बोलता है मेरे को ये ऐसा चाहिए, मतलब ओके, तो वो एक जॉब हो गया, उसको मैं एक नंबर दे दूंगा जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जॉब W16, और मैं आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भी दूंगा, कल जाके तुम मेरे को दोगे ना चाहिए जॉब W16 का है। तो अब ध्यान से सुनो, अब क्या होता है मालूम है, सपोज ये टू व्हीलर 1 सर्विस कर रहा है, उसको एक पार्ट चाहिए तो वो जाएगा किसके पास, तो स्टोर्स उसको इशू करेगा। अच्छा ये सब जॉब्स कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, दिस ऑल जॉब्स आर परफॉर्म्ड इन विच डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रहे हैं। अब जॉब W16 के लिए उनको कोई पार्ट चाहिए, तो वो पार्ट के लिए दे विल गो टू विच डिपार्टमेंट, स्टोर, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट उसको इशू करेगा। जो लोग जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, आई रिपीट, जो लोग जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं वो लोग एवरी जॉब का अलग कॉस्ट शीट बनाते हैं। हम लोग ने कॉस्ट शीट चैप्टर किया हुआ है, हर जॉब का कॉस्ट शीट अलग बनता है, W16 का अलग बनेगा, W17 का अलग बनेगा। अगर ऐसा मुझे पूरे साल में 500 जॉब मिलने वाले ना तो 500 कॉस्ट शीट बनेगा अलग, क्योंकि हर जॉब पे मटेरियल रिक्वायर्ड या कंज्यूम्ड इज नॉट सेम। हमारे कॉस्ट शीट का सबसे पहला आइटम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सो जब मैं जॉब W16 का कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। तो अगर फीफो मेथड फॉलो हो रहा है तो जॉब W16 के कॉस्ट शीट में मटेरियल्स कितना आएगा, 60। लेकिन अगर फीफो मेथड लीफो फॉलो हो रहा है तो 120, और अगर वेटेड एवरेज फॉलो हो रहा है तो 90। आप सिर्फ एक चीज विजुअलाइज करो, सपोज मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, उसमें भी मैं जॉब W16 का कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, तो कॉस्ट शीट बनाने के टाइम सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा कितना, दैट डिपेंड्स ऑन मेथड। तो अगर फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं तीनों मेथड तो फॉलो नहीं कर सकता हूँ, सपोज मैं कंपनी हूँ तो मुझे तीनों में से कोई एक मेथड सिलेक्ट करना है, तो इसलिए वो लोग ने ये पूछा है कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। अब अगर आप चेक करोगे तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज हाईएस्ट अंडर विच मेथड, लीफो, लोएस्ट अंडर विच मेथड, फीफो। ओके, ऐसा क्यों वो मैं बता रहा हूं, बट पहले क्लोजिंग स्टॉक भी देखो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इज हाईएस्ट अंडर विच मेथड, फीफो, एंड लोवेस्ट अंडर विच मेथड, लीफो। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये सम जो है इट इज अ सम इन विच इट इज अ मंथ ऑफ राइजिंग प्राइजेस, इट इज अ मंथ ऑफ राइजिंग प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन है। मैंने पहले 1 रुपए में खरीदा, अब मैंने 2 रुपए में खरीदा। अब ध्यान से, अगर मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं मतलब फर्स्ट इन, तो मैंने जो मटेरियल इशू किया है वो सस्ते वाला रहेगा,
तो मेरे पास जो मटेरियल बचा रहेगा वो महंगे वाला रहेगा। इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इज हाईएस्ट अंडर फीफो। क्यों? अच्छा, ये कब होगा? व्हेन देर इज इन्फ्लेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? लगातार प्राइजेस बढ़ते जा रहा है। एक का 1.5 हुआ, 1.5 का 2 रुपया हुआ, 2 का 2.5 हुआ, 2.5 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ। तो क्या होगा मालूम है? अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो ना, तो सस्ते वाला इशू कर दोगे, सस्ते वाला इशू कर दोगे। दैट इज वाई मटीरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू इज लोएस्ट अंडर फीफो, क्योंकि जो मटेरियल जॉब पे कंज्यूम हुआ होगा वो सस्ते वाला कंज्यूम हुआ रहेगा। ये कौन से मेथड का बात चल रहा है? फीफो। और जो महंगे वाला है वो स्टॉक में रहेगा, इसके लिए स्टॉक का वैल्यू इज हाईएस्ट अंडर फीफो। अब लीफो में एग्जैक्टली उल्टा है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। महंगा वाला आपने इशू किया होगा, मतलब जॉब का मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू इज हाईएस्ट अंडर लीफो। तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा है वो सस्ते वाला होगा। दैट इज वाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज लोएस्ट अंडर लीफो। तो कौन सा मेथड बेटर है, फीफो के लीफो? दोनों मेथड के बेटर है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्यों बेटर है? क्योंकि वेटेड एवरेज है ना, वो फ्लक्चुएशंस को इवन आउट कर देता है। क्योंकि एक जो लॉट है मेरे पास वो 1 रुपये वाला है, दूसरा जो लॉट है वो 2 रुपये वाला है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया कि 100 यूनिट जो था वो 1 रुपये वाला था, दूसरा जो 100 यूनिट मैंने खरीदा वो 2 रुपये वाला था। अब मैंने क्या कर दिया, सब 200 यूनिट मेरा 1.5 रुपये वाला। सो इसके वजह से क्या हुआ, 1 रुपया और 2 रुपया ये एक्सट्रीम है, तो सबके ऊपर मेरा 300 रुपया जो है ना वो सब पे स्प्रेड हो गया। तो सस्ते वाले का बेनिफिट महंगे वाले को मिला और महंगे वाले का कॉस्ट भी सस्ते वाले ने ले लिया। तो क्या हुआ, कॉस्ट सब पे स्प्रेड हो गया। तो गिवन अ चॉइस, विच इज द बेस्ट मेथड टू फॉलो? वेटेड एवरेज। पॉइंट नंबर 2, अगर आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे ना, प्रॉफिट्स, तो कौन से मेथड में प्रॉफिट विल बी लेस? लीफो मेथड में प्रॉफिट विल बी लेस। लीफो मेथड में प्रॉफिट विल बी लेस या लोएस्ट। मैं समझाता हूं कैसे। लीफो मेथड में मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू इज हाईएस्ट। अब मटेरियल कंज्यूम तुम्हारा जाएगा पीएनएल अकाउंट में, तो लीफो मेथड में जो मटेरियल कंज्यूम्ड गया पीएनएल अकाउंट में वो हायर वैल्यू पे गया, क्योंकि लीफो में आपने कौन सा वाला इशू किया, लेटेस्ट वाला। तो लेटेस्ट वाला जो है वो महंगे वाला है, महंगे वाला जो है वो आपने इशू कर दिया, मतलब वो कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया मतलब मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट ज्यादा है, तो उसके वजह से प्रॉफिट कम आएगा। तो ये सब कौन से सिचुएशन में बात कर रहा हूं, इन्फ्लेशन। जब भी प्राइस बढ़ते जाता है, जब प्राइस बढ़ते जाता है तो क्या होता है, फीफो मेथड में सस्ते वाला इशू हो गया महंगे वाला क्लोजिंग स्टॉक में। सस्ते वाला अगर इशू हो गया तो मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू इज लेस, तो फीफो मेथड में प्रॉफिट विल बी हाईएस्ट। कौन से मेथड में प्रॉफिट विल बी हाईएस्ट? फीफो में। लेकिन लीफो मेथड में प्रॉफिट विल बी लोएस्ट। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला मैं जॉब W16 का कॉस्ट शीट बनाऊंगा। सपोज जॉब W16 का मैंने कॉस्ट शीट बनाया, जॉब W16 का मैंने कॉस्ट शीट बनाया। फीफो मेथड में मेरा डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट विल बी, फीफो मेथड में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट विल बी 60। लीफो मेथड में कितना आएगा, 120, बरोबर है। अब सपोज मैंने कस्टमर को बोल दिया है सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है, तो दोनों में से प्रॉफिट किस में ज्यादा आएगा? ये सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल माइनस होगा ना,
फीफो में ज़्यादा आएगा क्योंकि आपने सस्ते वाला इशू किया। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में प्रॉफिट विल बी मॉडरेट, मतलब ज़्यादा भी नहीं दिखेगा, कम भी नहीं दिखेगा। फीफो और लीफो में क्या हो रहा है ना, एक्सट्रीम रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो गिवन अ चॉइस, विच इज द बेटर मेथड टू फॉलो? वेटेड एवरेज मेथड। अब ये ना, ये लोग ने बोला है डिस्कस, डिस्कस के आगे क्या लिखा है? फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ये तीनों पॉइंट्स कंसिडर करोगे तो आपको सबसे बेटर रिजल्ट कौन देगा? देखो मेरे पास 3 मेथड है ना, तो तीनों मेथड में से अगर मुझे चूज करना ही है तो मैं कौन सा मेथड को सिलेक्ट करूंगा? वेटेड एवरेज। बिकॉज वेटेड एवरेज में जो आंसर्स हमको आते हैं वो रीजनेबल होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, फीफो वाला सस्ते वाला इशू कर देता है। तो अगर कोई ऐसा महीना है जिसमें इन्फ्लेशन है तो मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू विल बी लेस और क्लोजिंग स्टॉक विल बी वेरी हाई। लीफो मेथड में उल्टा हो जाएगा, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में it will be moderate. That is why weighted average method is best. तो ये सब हमको लिखना है, तो ये सब लिख लो। हो गया कॉपी? ठीक है, दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी पार्ट पे और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल Y occurred during 6 months ended 30th June। तो आपको 6 मंथ्स का परचेस दिया हुआ है। जनवरी 200, फरवरी 300, मार्च 425 यूनिट्स, अप्रैल 475 यूनिट्स, मई 500 यूनिट्स एंड जून 600 यूनिट्स। प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे इशूड यूनिट्स दिया हुआ है, पहले परचेस दिया हुआ है, बाद में इशूड दिया हुआ है। सो जनवरी में इशूड इज 0, फरवरी 250, मार्च 300 एंड सो ऑन। अब रिक्वायरमेंट पार्ट में ये लोग का जो चीफ अकाउंटेंट है वो बोलता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग इज यूज्ड। मतलब वो बोलता है तुम फीफो यूज करो, लीफो यूज करो या वेटेड एवरेज यूज करो, सब मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विल बी सेम। डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट? अच्छा, ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप स्टोर्स लेजर नहीं बना सकते। स्टोर्स लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टोर्स लेजर मतलब अभी अभी जो हम लोग ने ये बनाया, ये क्वेश्चन में हम लोग ने तीनों मेथड के हिसाब से स्टोर्स लेजर बनाया, फीफो के हिसाब से बनाया, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के हिसाब से बनाया और वेटेड एवरेज से। अभी अभी हम लोग ने एक सम किया है और ये सम में आप लोग देख सकते हो कि तीनों मेथड के हिसाब से इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इज नॉट सेम। यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 120 है। फिर भी ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि जो इनका चीफ अकाउंटेंट है वो बोलता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिमेन द सेम। डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट? और ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप ऐसा स्टोर्स लेजर मतलब रिसिप्ट इशू और बना भी नहीं सकते। इतना बड़ा समय 6 महीने का आप स्टोर्स लेजर बनाओगे तो कितना बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये आंसर ओरली ही देना पड़ेगा। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सोचो, बाद में मैं बोलता हूँ क्या बोलना चाहिए। यस बोलो। 6 महीने का आपको रिसिप्ट्स एंड इश्यूज दिया हुआ है,
अगर आप ये देखोगे ना तो ये सब रिसिप्ट्स है और ये सब इश्यूज है, और 6 महीने का रिसिप्ट्स एंड इश्यूज के बाद ये लोग का चीफ अकाउंटेंट बोलता है कि आप कोई भी मेथड यूज करो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो डू यू एग्री? ऐसा पूछा है वो लोगों ने? नहीं। सो आप लोग एग्री नहीं करते हो, मतलब आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इन ऑल द मेथड्स विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, बरोबर है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हाउ विल यू प्रूव? उधर लिखा है डिटेल स्टोर्स लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा बना के ये वेटेड एवरेज मेथड, लीफो, फीफो, ऐसा पूरा टेबल बना के आप प्रूव नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, कैलकुलेटर ले लो। कैलकुलेटर पे आप एक काम करो, मुझे ना सिर्फ मई तक ये सबका टोटल दो, रिसिप्ट्स का टोटल दो मई तक, हाँ सिर्फ 1900। ओके, तो ये हो गया 1900। और अभी मई तक इश्यूज का टोटल दो, ये 1900। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जनवरी से लेके मई टोटल मैंने कितना यूनिट्स परचेज किया है? 1900। सामने मैंने कितना इशूड किया है? 1900। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट को? 31 मई को क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बरोबर। 31 मई को क्लोजिंग स्टॉक is 0. Do you agree with this? No stock on 31st May. तो इसका मतलब क्या? 1 जून को there is no opening stock। 1 जून को there is no opening stock। ठीक, इधर तक समझा? नेक्स्ट, ये लोग ने जून में कितनी बार परचेस किया है? एक ही बार परचेस किया है। कितना यूनिट्स परचेस किया है? 20। ये लोग ने जून में कितनी बार इशू किया है? कितना? तो ये 400 600 में से इशू किया रहेगा। तो कितना इस क्लोजिंग स्टॉक? तो 200 600 में से ही बचा रहेगा, बरोबर है? बरोबर है। तो जो 200 यूनिट बचा है वो 600 में से बचा होगा, तो तीनों मेथड में वैल्यू सेम ही आएगा। यस और नो? तो ऐसा कब होता है? कंडीशन नंबर 1, इन अ मंथ वेयर देर इज नो ओपनिंग स्टॉक, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, देर इज ओनली 1 परचेस एंड 1 इशू। एक बार परचेस किया और एक बार इशू किया। देखो 1 मई को तो मेरे पास कोई स्टॉक था ही नहीं, क्योंकि जितना मेरा 1900 मैंने परचेस किया उतना ही मैंने मई तक इशू भी कर दिया है, तो वो तो फिटूस हो गया, खत्म हो गया मेरे पास। तो एज गुड एज जून में मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं। अब जून में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं कितनी बार परचेस कर रहा हूँ? एक बार, और उसी में से मैं इशू कर रहा हूँ, तो जो भी स्टॉक बचेगा वो उसी में से बचेगा। तो तीनों मेथड में वैल्यू विल बी सेम। तो इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ चीफ अकाउंटेंट करेक्ट? इफ you are finding out closing stock on 30th June, लेकिन अगर आप हर मंथ के एंड में क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो तो उसका बात सही नहीं है। तो ऐसा आप डायरेक्टली हाँ या ना नहीं लिख सकते, आपको डिप्लोमेटिक आंसर लिखना पड़ेगा कि इफ वन इज फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं है,
उसने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिमेन सेम। क्वेश्चन इज कब? तो तू हर मंथ के एंड पे पूछ रहा है कि एंड ऑफ जून पे पूछ रहा है? अगर तू एंड ऑफ जून पे पूछ रहा है तो तेरा बात सही है, क्योंकि जून ऐसा मंथ था जिसके अंदर देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। जून ऐसा मंथ था जिसमें देयर वाज ओनली वन परचेस एंड उसी में से इशू किया है, तो एंड ऑफ द जून वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिमेन सेम अंडर ऑल थ्री मेथड्स। लेकिन अगर तुम एवरी मंथ के एंड पे मुझे पूछ रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विल नॉट बी सेम अंडर थ्री मेथड्स। तो ये ए पार्ट था। और बी पार्ट में एक्चुअली ए पार्ट में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रूफ आप क्या बना के नहीं कर सकते हो, स्टोर्स लेजर नहीं बना सकते हो, ठीक है। एंड व्हेन एंड व्हाई यू वुड रेकमेंड LIFO मेथड, व्हेन एंड व्हाई यू वुड रेकमेंड LIFO मेथड, एज सच LIFO मेथड हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते। इवन AS2 में LIFO मेथड अलाउड नहीं है, लेकिन हम AS2 नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग में LIFO मेथड वो लोग सिखाते हैं, आता भी है। और यहाँ पे LIFO मेथड का हमको थोड़ा एडवांटेजेस भी लिखना पड़ेगा। तो वन ऑफ द एडवांटेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि LIFO मेथड फॉलो करोगे तो प्रॉफिट विल बी लोएस्ट। तो अगर प्रॉफिट सबसे कम आएगा तो उसका मतलब टैक्स भी हमको कम भरना पड़ेगा। दैट इज वाई वहां पे भी LIFO मेथड अलाउड नहीं है, क्योंकि LIFO मेथड, आई नो, बट इसके लिए LIFO मेथड कोई फॉलो भी नहीं करता, इवन कॉस्टिंग में फॉलो नहीं करता। LIFO मेथड थियोरिटिकली कॉस्टिंग में अभी भी है। ऐसा ये एक वन ऑफ द एरिया है जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में से निकाला नहीं है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक LIFO को भी वो लोग स्टडी मटेरियल में से लिखा देंगे। अब इसका पूरा सोल्यूशन मैंने आपको नोट्स में प्रिंट करके दिया हुआ है, इसका लास्ट पेज ये रहा, जो नोट्स भेजा है ना मैंने उसके अंदर पूरा है। तो ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में मैंने जो समझाया वो पूरा मैंने लिखा हुआ है। और LIFO मेथड, वाई LIFO मेथड इज प्रेफरेबल ओवर FIFO, तो ये एक ही ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हमको LIFO के बारे में अच्छा लिखना है, वरना LIFO जनरली फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोग ने सफिशिएंट डिस्कस कर लिया अभी। नाउ एक लास्ट एरिया है ये चैप्टर में जो हम लोग खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ABC एनालिसिस। अभी उसके ऊपर दो सम है, एक है क्वेश्चन 21 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और वो एग्जाम में भी आ चुका है। सो दोनों क्वेश्चन हम लोग आज खत्म करेंगे। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। हो सकता है हमको टाइम मिले तो हम नया चैप्टर भी चालू करेंगे, ठीक है। चलो, MM Limited has provided the following information about the items in its inventory. आइटम कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106। ये लोग के पास टोटल कितने इन्वेंट्री में आइटम्स हैं? 6 आइटम्स हैं। यूनिट्स 25, 300, 50, 75, 225, 75। यूनिट कॉस्ट मतलब इसका मतलब क्या है, ये टेबल का आइटम नंबर 1 जो है ना उसका 25 यूनिट्स है, आइटम नंबर 2 है उसका 300 यूनिट्स है। अच्छा, आइटम नंबर 1 कितने में खरीदा था? 50 रुपीज पर यूनिट। एंड लाइकवाइज 2, 3, 4, 5। MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting 15% of above of the total inventory cost as A category, 6% or less as C category and remaining as B category। अब ये क्या है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको क्या देना है, कौन से बेसिस पे देना है? तो पहले हम रैंक करते हैं, क्या कर रहे हैं वो तुमको समझेगा, क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताऊंगा। तो पहले ये समझो करना क्या है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट में क्या बोला है? रैंक करो। किसके बेसिस पे रैंक करोगे? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। चलो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, प्रिपेयर दिस टेबल। ठीक है, तो ऐसा एक टेबल बनाओ। ये 3 हेडिंग तो सेम रहेगा, आइटम कोड नंबर, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट। चलो साथ में करते हैं।
आइटम कोड नंबर, फिर आएगा यूनिट्स, फिर आएगा यूनिट कॉस्ट, बाद में लिखो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, फिर आएगा टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, फिर आएगा परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, और लास्ट में आएगा रैंक। चलो ऐसा एक टेबल बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग, यही हेडिंग आएगा। स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ आइटम्स on the basis of percentage of total inventory cost. Statement showing ranking on the basis of percentage of total inventory cost. चलो ये टेबल बनाओ।
अब इसको आगे कैसे करने का, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे ढूंढोगे, आइटम नंबर 1 का टोटल कितना यूनिट्स है 25 और एक यूनिट इज 50 रुपीज, तो इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हुआ 1250, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 1250 300 4600 450 900, ये सब का टोटल चाहिए। ओके 7500। चलो अभी हर एक का परसेंटेज ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे परसेंटेज, वन टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100, बोलो कितना परसेंट होता है 16.67। चलो नेक्स्ट बताओ, 4 चेक करो ये बराबर है, चलो अभी रैंक देंगे। रैंक किसको देने का, सबसे पहले किसको रैंक दोगे, हाईएस्ट को, बोलो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा, ठीक है आइटम नंबर 103, तो रैंक कैसे देंगे हम लोग 1 सॉरी 53.33, ओके फिर दैट इज 2, ओके फिर यस 12%, ये सब परसेंटेज का टोटल कितना है 100, ठीक है आगे चलो। चलो ये रैंकिंग हो गया। सो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमको क्या देने के लिए बोला था, रैंक। अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, सेकंड पार्ट में आपको करना है क्लासीफाई, क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज, क्या है वो 3 कैटेगरीज ए बी सी, अब वो क्या है एक्सेट्रा कैसे करने का वो सब बता रहा हूँ। तो पहले लिखो ये टेबल के नीचे पॉइंट नंबर 2, basis of classification, as a percentage of total inventory cost, ओके क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 15% और अबव विल बी क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी। अभी फिलहाल लिख दो खाली, इसको हम पूरा डिटेल में बाद में समझेंगे। 15% और अबव
ए कैटेगरी। एक लाइन छोड़ो कंपलसरी, उसके बाद लिखा है 6% और लेस। बोलो कौन सा कैटेगरी? एंड बोलता है रिमेनिंग आइटम्स बी कैटेगरी। अब रिमेनिंग आइटम्स मतलब क्या? 15% के ऊपर जो है वो ए कैटेगरी, 6% और उसके नीचे है तो सी कैटेगरी। तो बीच में क्या आएगा? 7% टू 14%, करेक्ट। 7% टू 14% बी कैटेगरी। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, थोड़ा टेबल बनेगा बड़ा, 10 या 8 लाइन का। उसमें लिखो स्टेटमेंट शोइंग classification of items into category A, B, C. चलो ऐसा एक टेबल बनेगा, मैं लिखते जाता हूँ। यहाँ पे आएगा रैंक, बाद में आएगा आइटम कोड नंबर, बाद में आएगा परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, बाद में आएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, बाद में आएगा यूनिट्स, मतलब मेरा बच गया, मतलब तो नहीं छोड़ना तो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स,
ओके, नाउ ये टेबल में पहले हमको रीअरेंज करना है। रैंक नंबर 1 हमने किसको दिया है? ठीक है, सो रैंक नंबर 1 हमने दिया है 103 को, तो उसके सामने लिख दो उसका आइटम कोड नंबर 103। आई थिंक उसका परसेंटेज इज 53.33। ठीक है, रैंक नंबर 2 हमने किसको दिया है? 101। ओके, 16.67। फिर हमने किसको दिया है? रैंक नंबर 3 दिया है 106 को, उसका परसेंटेज इज 12। रैंक नंबर 4 इज गिवन टू 102 104। ओके ओके, उसका परसेंटेज कितना है? 8। ओके, नेक्स्ट 105 6% एंड 102 कितना परसेंट? 4%। ऑफ कोर्स परसेंटेज का टोटल इज 100। नाउ नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है? क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेट करना है। क्यूमुलेट कैसे करना है? तो यहाँ पे आएगा 53.33, फिर ओके 82, ओके 90 96 एंड 100। अभी ना वैसे हमको यूनिट्स करना है, अभी ध्यान से यहाँ पे ना आइटम कोड नंबर का यूनिट्स वी हैव टू मेंशन। 103 का यूनिट्स कितना है? इफ यू चेक इन द क्वेश्चन 103 का यूनिट्स इज 50, 101 का यूनिट्स इज 25, 106 का यूनिट्स इज 75, 104 का 75, 105 का 225, ये सबका टोटल करो। $750। ओके, अब इसका भी परसेंटेज निकालो। ओके 6.67, नेक्स्ट 3.33, थर्टी 40। चलो ये सब का परसेंटेज का टोटल इज, इसको भी क्यूमुलेट करो। सो 6.67, 10, 20, 100। चलो अभी है ना एक ही काम करना है। ये लोग ने क्या बोला है, ये टेबल पे फोकस करो। एज अ परसेंटेज ऑफ, अगर किसी आइटम का परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 15% या उससे ज्यादा है, तो कोई बताएगा कि 15% या उससे ज्यादा मतलब कौन सा दो है? मतलब रैंक नंबर 1 एंड रैंक नंबर 2। कौन सा कॉलम चेक करोगे? 1 2 3 4 5, कौन से वाले कॉलम को देख रहे हैं हम लोग?
थर्ड कॉलम को हम लोग देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो अगर किसी आइटम का परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज 15% और अबव, तो 15% और अबव किसका है? पहला दोनों का है ना, पहले वाले का 53.33 है, दूसरे वाले का 16.66 है। तो इसको ये लोग बोलते हैं, हम लोग बुलाएंगे ए कैटेगरी। तो ये जाएगा ए कैटेगरी में। ओके, नाउ मैं जाता हूं नेक्स्ट वाला, 7% टू 14%। कौन से आइटम 7% टू 14% में आते हैं? रैंक नंबर 3 एंड 4। सो यहाँ पे रैंक नंबर 3 एंड 4 ये हो गया बी कैटेगरी। एंड लास्ट का दो देखो, इट इज 6% और लेस, एग्जैक्ट 6% रहेगा या उससे कम। सो लास्ट दो रैंक है 5 एंड 6, ये जाएंगे कौन से कैटेगरी में? सी कैटेगरी। अच्छा, अभी आप अगर मुझे पूछोगे ना तो ये सम में हमने किया क्या है, तो ये सम में ना हम लोग ने रॉ मटेरियल को क्लासिफाई किया है इनटू 3 कैटेगरीज। विच आर दोस 3 कैटेगरीज? ए बी सी। तो किसी भी फैक्ट्री में बहुत सारे मटेरियल होते हैं। अभी ये लोग के फैक्ट्री में 6 मटेरियल है, नहीं तो किसी भी फैक्ट्री में देखोगे तो 6 नहीं, हो सकता है 60 मटेरियल है। ऐसा बहुत सारे मटेरियल होते हैं। अब बहुत सारे मटेरियल होते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या एवरी मटेरियल इज इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या एवरी मटेरियल रिक्वायर्स द सेम अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट? तो ऑफ कोर्स एवरी मटेरियल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है और ये सी कैटेगरी है। तो ये वाले कंपनी के लिए अगर मेरा परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 15% से ऊपर है तो वो लोग ए कैटेगरी में जाते हैं। 15% से ऊपर मतलब अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 ये दोनों मिला के हमारे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का 70% ये दो रैंक में इन्वेस्टेड है। तो ये दो रॉ मटेरियल, ये दो आइटम नंबर 103 एंड आइटम नंबर 101 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। तो इसके ऊपर ये लोग हाई कंट्रोल मेंटेन करेंगे। हम एबीसी में क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि कौन से मटेरियल पे किस लेवल का कंट्रोल मेंटेन करना है। आप हर एक के ऊपर सेम लेवल ऑफ कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल, वो मैंने ये चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ाया था। टू मिनिमाइज वेस्टेज, सेकेंड टू मिनिमाइज वेस्टेज, सेकेंड to avoid excessive investment and third to ensure timely availability। चलो ये भूल गए हो तो वेरी सिंपल, जो ए कैटेगरी है ना उसमें में कौन सा कंट्रोल मेंटेन करेगा, हाई कंट्रोल मेंटेन करेगा। मतलब ये जो दो आइटम है ना 103 और 101, उसके लिए हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करेंगे, उसका हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे, उसका हम मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेट करके रखेंगे। सब कुछ उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे, क्योंकि ये दो कैटेगरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अमाउंट पे मत जाओ, यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 7500। ये डोंट से इट इज 7500, से सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज 75 lakhs। 75 lakhs में से दो आइटम ऐसा है विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 70% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। 70% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। अब फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम दिख रहा है, ये प्रीमाइसिस दिख रहा है। अब ये प्रीमाइसिस में आपको बहुत कुछ दिख रहा है, बेंचेस भी है, एयर कंडीशनर भी है, प्रोजेक्टर भी है, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, ये राइटिंग पैड है। अब यहाँ पे 4-6 क्लासरूम है, सबके अंदर कंप्यूटर है, सबके अंदर राइटिंग पैड है, सब क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर है। अभी 4 क्लासरूम है तो 4 प्रोजेक्टर है, एयर कंडीशनर है, बेंचेस है, पेन है, कैमरा है, चेयर है। सो
हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने आइटम्स को रैंक कर दिया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये पूरे ब्रांच पे टोटल से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब वो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कितना बेंचेस में है, कितना कंप्यूटर में है, कितना है, तो वो हिसाब से मैं रैंक करूंगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो 70% वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं क्या मेंटेन करेगा, हाई कंट्रोल। चलो एक दिन इधर ब्रांच में और एक रूम से प्रोजेक्टर गायब है, तो वो नहीं चलेगा ना, मतलब उसके ऊपर हाई कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए। तो ये आइडिया कहां से आता है मन में, अगर आप यूनिट्स देखोगे ना तो यूनिट्स वाइज तो इट इज ओनली 10%, तो 10% ऑफ द यूनिट्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज इट इज 70%। अगर आप देखोगे ना तो प्रोजेक्टर 4 ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखोगे ना, एक प्रोजेक्टर 30,000 का है। अभी आप एसी देखोगे तो ये रूम में बोलेगा एसी तो 4 ही है, वे 4 एसी, एक एसी 50 से 60,000 का है, तो 4 एसी हो गया, सीधा 2.5 लाख का एसी हो गया एक रूम में। सो दोज आइटम्स विच आर लेस इन नंबर विल बी हाई इन वैल्यू, and those items which are high in number may be less in value. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग टेस्ट लिखते हो, तो टेस्ट के लिए हम लोग ने वो सप्लीमेंट्स छपा के रखे हैं, लॉट में छपा के रखे उधर। अब आए जाते कोई स्टूडेंट उसमें से 4-5 सप्लीमेंट उठा के लेके गया, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज हाई इन नंबर बट इट इज लेस इन वैल्यू। 500 रुपये में नहीं तो कितना सारा पेजेस आ जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपये है, चलो 2,000 रुपये, 2,000 में नहीं तो 500 से 600 सप्लीमेंट आ गया। सो इट इज हाई इन नंबर बट लेस इन वैल्यू। तो उसके ऊपर हम कौन सा कंट्रोल मेंटेन करेंगे, लो कंट्रोल। उस सब के लिए ईओक्यू, आरओएल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो वो गए मेरे कौन से कैटेगरी ऑफ आइटम्स, सी कैटेगरी। इसके ऊपर हम कौन सा कंट्रोल मेंटेन करेंगे, टाइप ऑफ कंट्रोल विल बी लो। लो कंट्रोल डस नॉट मीन कि उसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन इसमें से अगर मेरा 2-3 आइटम घूम गया या कोई किसी उठा के ले गया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या ईओक्यू कैलकुलेट करेगा, क्या सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करेगा, क्या रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करेगा, ये सब चीज एडमिनिस्टर करने का कॉस्ट विल बी हाई देन देयर कैरिंग कॉस्ट। तो उसके लिए मैं ईओक्यू कैलकुलेट नहीं करेगा, लॉट में खरीद के रख देगा। फॉर एग्जांपल शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए बटन इज सी कैटेगरी, तो सोने का बटन थोड़ी है। वो लोग 50,000 बटन खरीद के रख देगा। अभी 50,000 बटन का कॉस्ट हो के कितना रहेगा, 5 से 10,000 रुपया। सो उसके ऊपर क्या मेंटेन करेंगे, लो कंट्रोल। एंड बी कैटेगरी आइटम्स पे वी विल मेंटेन मॉडरेट कंट्रोल। मॉडरेट कंट्रोल मतलब वी हैव टू बी सिलेक्टिव, कि अभी मेरे को लगता है ओके 106 और 104 है, तो मैं इसका ईओक्यू कैलकुलेट करता हूं, लेकिन आरओएल वो सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, मिनिमम स्टॉक कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ए बी सी में क्लासिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हो ए बी सी में, ताकि मुझे पता चले कि किस पे मुझे किस टाइप का कंट्रोल मेंटेन करना है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 6 है, प्रैक्टिकली आप सोचो ना 50 से 60 आइटम है इन्वेंट्री का, सबका ईओक्यू कैलकुलेट करके थोड़ी बैठेगा। तो आई विल बी वेरी सिलेक्टिव, दैट इज वाई लोग ने बोला है इट इज एबीसी एनालिसिस। मतलब इसको एबीसी एनालिसिस बोलते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसको एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ताकि हमको पता चले कि कैसे या किस इन्वेंट्री पे किस लेवल का कंट्रोल मेंटेन करना। अब ये ना यहाँ पे ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये दिया है, मतलब कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करना है। लेकिन सपोज अगर नहीं दिया होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया नहीं है कैसे क्लासीफाई करने का, तो जिसने भी एबीसी एनालिसिस बनाया उसने दिया है कैसे क्लासीफाई करने का। सो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। परसेंटेज ऑफ टोटल
investment and percentage of total units. This is percentage of total investment and percentage of total units. Those items which constitute 70% of the total investment and 10% of the total units, वो ए कैटेगरी में जाएगा. तो व्हाट इज द आइडिया? ए कैटेगरी में कौन जाएगा? विच आर हाई इन वैल्यू बट लेस इन नंबर. नंबर वाइज इट इज लेस, लेकिन वैल्यू उसका बहुत ज्यादा है, वो ए कैटेगरी में जाएगा. नेक्स्ट 20% बी कैटेगरी एंड लास्ट 10% ए कैटेगरी. जब मैं परसेंटेज बोल रहा हूं, मैं किसका परसेंटेज बोल रहा हूं? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. तो मेरा जो भी आइटम्स है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांच पे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है. अब ये ब्रांच पे इतने सारे आइटम्स है ना, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि अप टू 70% कौन कौन आता है, वो मेरे लिए ए कैटेगरी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके ऊपर मैं हाई कंट्रोल मेंटेन. फिर नेक्स्ट 20% विल बी बी कैटेगरी एंड लास्ट 10% विल बी सी कैटेगरी. ये जिसने एबीसी एनालिसिस बनाया उसने ये बेसिस दिया है. तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम ये बेसिस यूज करें. और अगर आप ये देखोगे, हम लोग ने जो अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके अंदर कोइंसिडेंटली ये भी मैच हो रहा है. देखो 70% एंड 10%. फिर नेक्स्ट 20%. फर्स्ट और सेकंड तो चला गया ना उसके अंदर ए कैटेगरी में. अभी अब अगर हम फिर से करते हैं तो 12 और 8 कितना परसेंट होता है? 20%. एंड 10 और 10 कितना होता है? 20%. तो 20 बी कैटेगरी हो रहा है. फिर बी कैटेगरी हो गया. अब लास्ट का जो बचता है 6 और 4 एंड 70%. तो कोइंसिडेंटली ये वाला टेबल भी उसके साथ मैच हो. हाउएवर ये क्वेश्चन में वो लोग ने दे दिया. तो अब जब हम क्वेश्चन 19 करेंगे तो क्वेश्चन 19 में हम लोग एबीसी में क्लासिफाई करने के लिए क्या बेसिस यूज करेंगे? दिस इज द बेसिस. अब इसको कैसे करना है? तो फिर से हम लोग को रैंक देना पड़ेगा. सो इस बार हमको कुछ बोला नहीं है, तो रैंक हम कौन से बेसिस पे देंगे? काफी लॉजिकल क्वेश्चन है. अभी मेरे पास यहाँ पे 6 नहीं 12 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, और 12 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री में मुझे यूनिट्स भी दिया है और मुझे यूनिट कॉस्ट भी दिया है. तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिट्स इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट पर यूनिट इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और वो वैल्यू के बेसिस पे पहले मैं उसको रैंक करूंगा. तो पहले उसके लिए वो टेबल बनेगा. सो पहले बनाओ ये फॉर्मेट. आई थिंक यहाँ पे करेक्शन है. ये 1 रुपी नहीं है, 10 रुपी है. एक बार चेक करो ना थर्ड का. इज इट 10? हाँ, तो इसको 10 रुपीज रखो. चलो टेबल बनाओ और कंप्लीट भी करो ये टेबल को. चलो इसका वैल्यू बोलो ना फटाफट. 30, 5,000, 72,000, 15,000, 13,200, 50. ओके. 20,000, 12,000, 10,500, 2,400, 11,600, 81,650, 25. चलो रैंक बोलो. ऑफ कोर्स अमाउंट के बेसिस पे. नहीं, इवन इफ आप परसेंटेज के बेसिस पे देगा तो रैंक सेम ही रहेगा ना. अमाउंट के बेसिस पे दिया परसेंटेज, रैंक के बेसिस. तो अगर दिया है तो चेंज मत करना. बोल भाई रैंक बोलो. ठीक है ना.
कैंसिल मत कर अभी, परसेंटेज निकाला, वो परसेंटेज वैसे भी चाहिए अपने को नेक्स्ट टेबल में। चलो रैंक नंबर 1, आइटम नंबर किसको आएगा बोलो, रैंक नंबर 1। हाईएस्ट वैल्यू विल बी गिवन रैंक 1। नहीं, ठीक है। सेकंड रैंक किसको आएगा, 72,000। थर्ड रैंक किसको आएगा, 57 वाले को आएगा। नेक्स्ट ये होगा 4, ओके करेक्ट। नंबर 5 20,000 को 6, 15,000 को 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये हो गया रैंकिंग। चलो हो गया। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो उसके लिए अब ये टेबल बनाओ। जो लास्ट टाइम बनाया था ना वैसा ही है। अब लास्ट टाइम हम लोग ने क्या नहीं कैलकुलेट किया था, जो हमको इस बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इस परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। तो ये वाला टेबल बनाओ। देखो अभी ये टेबल बनाते बनाते, एक मिनट, क्या क्या आप लोग को भरना है बताओ। रैंक नंबर 1 किसको दिया है, रैंक नंबर 1 इज गिवन टू आइटम नंबर, ओके, उसका वैल्यू कितना है, ओके, और उसका यूनिट्स कितना है, 11,500। रैंक एक और करते हैं, रैंक नंबर 2 किसको दिया है, आइटम नंबर 2, ओके, उसका अमाउंट कितना है और उसका यूनिट्स कितना है। ठीक है, तो पहले ये भरो, चलो इतना पहले भरो, बाद में हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। चलो रीअरेंज करेंगे तो या चेक करो। अभी है ना, ये रॉ मटेरियल वैल्यू का टोटल चाहिए। रॉ मटेरियल वैल्यू का टोटल मतलब ये टोटल 12 आइटम ऑफ रॉ मटेरियल्स है। ऑफ कोर्स हम लोग ने उसको रीअरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रैंक। इसका टोटल करो। चलो, और यूनिट्स का भी टोटल चाहिए, तो यूनिट्स का टोटल इज 2,19,000। अभी है ना, मुझे परसेंटेज निकालना है, ऐसा हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है, परसेंटेज डेसिमल्स में आएगा। जस्ट एक और दो का मुझे कहता हूँ परसेंटेज कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, रैंक नंबर 1 का परसेंटेज कैसे आएगा, 81,650 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100, बोलो कितना नहीं, 22 पॉइंट, हाँ तो 2 नहीं 4 डेसिमल तक चाहिए, 22.9502, ओके। चलो वैसे ही मुझे नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट करके बताओ। 72,000 डिवाइडेड बाय 355,770, 4 डेसिमल तक चाहिए, 20.8। और एक का करके बताओ, 57,000 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100,
ठीक है, एक मिनट, मेरे पास एक शॉर्टकट है, पहले मैं जितना कर रहा हूँ ना वो मेरे साथ करो, ठीक है। अच्छा, इसको क्यूमुलेट कैसे करोगे बताओ। ये फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा 22.9502, उसके बाद मुझे क्यूमुलेट करना है, तो 22.9502 में क्या ऐड करोगे, 20.2378, उसको ऐड करो, बोलो कितना आता है, 188, उसमें और 16.0216 ऐड करो, ओके, ये किया। जैसे हम लोग ये दोनों कर रहे हैं वैसे हम यूनिट्स का भी कर सकते हैं। बताओ यूनिट्स का परसेंटेज कैसे ढूंढोगे, करो हाँ कैलकुलेटर पे, 11,500, ये कैलकुलेटर पे करो तो वही शॉर्टकट बताऊंगा। 11,500 को डिवाइड बाय क्या करोगे, हाँ तो कितना है, 5.2512। चलो नेक्स्ट वाले का करके बताओ। नहीं, इसका 1 2 रखना है, उसका रीजन है 24,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 करो, 10.9589। थर्ड वाले का करके बताओ, 3515 के बाद क्या है, तो 6 हुआ ना। इसको क्यूमुलेट कैसे करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा 5.2512, फिर 0, ओके नेक्स्ट वाले का बताओ, बराबर है। ऐसे करते जाके हम नीचे तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इसका शॉर्टकट है, चलो मैंने कैलकुलेट किया है, कॉपी कर लो ठीक है, अभी आता है ना तो क्या टाइम पास करेंगे, जल्दी करो, चलो कॉपी। ओके चलो, नाउ मुझे क्लासीफाई करना है एबीसी। इंपॉर्टेंट ये है क्लासीफाई करने के लिए कि हम लोग कौन सा बेसिस यूज करें, व्हाट इज द बेसिस दैट आई विल यूज, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बेसिस दिया था, अब ये क्वेश्चन में बेसिस नहीं दिया है, तो ये बेसिस यूज करना पड़ेगा। अब ये बेसिस में हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देंगे, ये बेसिस में हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे परसेंटेज ऑफ, यस परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। सो परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट में those items which are consisting of 70% of total investment, वो जाएगा ए कैटेगरी में। अगर आप कोई भी देखोगे ना, कोई भी सिंगल रॉ मटेरियल इज नॉट 70%, तो ऑफ कोर्स हम लोग को किस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव पे। इसके लिए तो हम लोग ने क्यूमुलेट किया है, तो 70% या उससे कम, तो एग्जैक्ट 70% तो नहीं है, तो कहां तक हम लोग लेंगे, विच रैंक तक, 70% चाहिए। थर्ड में तो 59.206 59.2096 हो रहा है, फोर्थ ना, अरे यहां तक आएगा, क्यों यहां तक, यहाँ पे है ना 69.0474, एग्जैक्ट 70 तो नहीं हो रहा है बट 70 के नीचे है, तो ये जो चार है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेंगे, देखो अभी दो तरीका है। अब नेक्स्ट 20%, देखो पहले चार रैंक तो एक कैटेगरी में चले गए, तो इट इज एज गुड एज पहले चार को आप छुपा दो। अब पहले चार को अगर आप छुपा देंगे तो अब वापस से फिफ्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब अभी मुझे 20% लेना है, तो एक ऐसा तरीका है। दूसरा तरीका, नेक्स्ट 20% मतलब कहाँ पे स्टॉप करना है, अगर हम क्यूमुलेटिव का बात करेंगे तो नेक्स्ट 20% मतलब वी विल स्टॉप एट हाउ मच परसेंट, 90%। सो 90% मतलब कौन सा रैंक तक 90% खत्म हो रहा है, 8th रैंक, तो ये आएगा बी कैटेगरी। और लास्ट का 10% विल बी विच कैटेगरी, सी कैटेगरी। पर्सनली मैं
अगर आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन एक्सेट्रा इन्वॉल्व। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग ने जो सॉल्व किया, बहुत सालों बाद वो लोग ने एबीसी पे क्वेश्चन बना के पूछा है, जो था क्वेश्चन नंबर 21। और हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी 23 अप्रैल को हम लोग ने चैप्टर चालू किया था। हाँ, अगर हम देखें, नहीं कल है ना, कल नहीं, सैटरडे को है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं ऐसे चैप्टर्स चालू कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं और जो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अगर मैंने कोई कनेक्टेड चैप्टर चालू कर दिया और फिर बाद में आके वापस रिवाइज करना, तो अभी भी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे वो इससे कनेक्टेड चैप्टर है, तो उसका नाम है बैच कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग को है ना हम 2 पार्ट में करेंगे, तो आप लोग इधर लिख दो बैच कॉस्टिंग पार्ट 1, एटलीस्ट चैप्टर का नाम लिख दो, बैच कॉस्टिंग पार्ट 1। नहीं, मटेरियल कॉस्टिंग में भी मैंने एक कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला पढ़ाया था, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं यूज़ करूँगा। कॉस्ट शीट जो मैंने पढ़ाया था वो भी मैं आगे जाके यूज़ करूँगा। ये ना एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे मैं नहीं तो 3 से 4 चैप्टर एक साथ कनेक्ट करूँगा। तो तुमको क्या लगता है मालूम है कि हम लोग पहले यही चैप्टर में, लेकिन मैं एक से लेके दूसरा चैप्टर कनेक्ट करूँगा, आपको समझ में आएगा तभी। ऐसा नहीं है टोटली नहीं समझ में आएगा भाई, जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, किसी को फोर्स नहीं है। बैच कॉस्टिंग करके अलग से चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में। बैच कॉस्टिंग आप देख सकते हो, इज आई थिंक चैप्टर नंबर 9, नहीं चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 8 में यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग करके है। लेकिन क्लास वर्क सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बैच कॉस्टिंग के हैं, यूनिट कॉस्टिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है। यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन किधर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यूनिट कॉस्टिंग करके भी चैप्टर है। तो यूनिट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, और इसके बाद वाला चैप्टर आप देख सकते हो इस जॉब कॉस्टिंग। जॉब के बारे में मैंने आपको आज ही समझाया, जॉब कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है। सो वी हैव जॉब कॉस्टिंग एंड वी हैव बैच कॉस्टिंग। चलो मैं खाली आपको है ना ये दोनों के बीच में का डिफरेंस समझा देता हूं ताकि आगे का डिस्कशन इजी हो जाए। इनफैक्ट जॉब का तो मीनिंग मैंने आज ही आपको समझाया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ जॉब? जॉब कॉस्टिंग इज फॉलोड बाय दोस इंडस्ट्रीज हु डू वर्क और टेक अप वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। कस्टमर बोलेगा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, लाइक बेस्ट एग्जांपल ऑफ जॉब ना मेरे लिए आप टेलर का एग्जांपल समझो। टेलर के पास हम जाते हैं, से फॉर एग्जांपल हम टेलर के पास गए, या टेलर के पास एक कस्टमर आया, वो बोलता है भाई मुझे शर्ट स्टिच करना है, तो मेरे को ये डिज़ाइन का शर्ट चाहिए, तो उसके लिए वो एक जॉब हो गया। दूसरा कस्टमर आया, वो बोला भाई मुझे ट्राउज़र चाहिए, तो मुझे ऐसे टाइप का ट्राउज़र चाहिए, वो उसके लिए एक जॉब हो गया। सो टेलर टेक्स अप वर्क ऑन जॉब बेसिस, तो दे फॉलो विच कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग। और हर एक जॉब अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। एवरी जॉब इज नॉट द सेम, बिकॉज हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट सेम नहीं होता है, हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट। थैंक यू। हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट। ये हो गया जॉब कॉस्टिंग। नाउ हम डिस्कस करते हैं कौन सा कॉस्टिंग? बैच कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैच कॉस्टिंग? नाम में ही है क्या, ये बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन करते हैं बैचेस में।
या लॉट्स में। इसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, वो प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है लॉट नंबर या बैच नंबर। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडस्ट्री का भी एग्जांपल देता हूँ और आपको लोकल एग्जांपल भी दूंगा। लोकल एग्जांपल से आपको जल्दी समझेगा। इनफैक्ट मैं आपका घर का भी एग्जांपल दूंगा तो आपको और भी समझेगा। पहले मैं आपको, चलो लोकल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ बैच। अभी फॉर एग्जांपल वड़ा पाव वाला रहेगा, वड़ा पाव वाला रहेगा ना, वो एक बड़े से वेसल में वड़ा तलता है। तो क्या वो एक वड़ा एट अ टाइम तलता है? नहीं। तो इतने बड़े वेसल में सपोज फॉर एग्जांपल उसने डिसाइड किया है कि मैं 15 वड़ा पाव या 15 वड़ा एक साथ तलूंगा, तो 15 वड़ा का एक बैच हो गया। सेकेंड एग्जांपल, जो ये इडली बनाते हैं, अभी आप नीचे जाओ होटल में, सम्राट होटल में जाओ, तो कोई भी होटल में जाओ तो वो लोग का इडली का है ना एक बैच होता है, मतलब वो लोग का बड़ा स्टीमर रहेगा। वो स्टीमर के अंदर वो लोग 6 प्लेट डालेंगे। अभी एक प्लेट के अंदर से फॉर एग्जांपल एक प्लेट के अंदर 10 इडली जाता है, तो 6 प्लेट के अंदर 60 इडली एक साथ वो लोग बेक या स्टीम करेंगे, तो वो एक बैच हो गया उनके लिए। हम घर पे भी ऐसा करते हैं। घर पे तो हमारे पास इतना बड़ा ये नहीं रहता है स्टीमर, लेकिन घर पे वो छोटा छोटा इडली का ऐसा प्लेट्स रहता है। कुकर में हम लोग ऐसा छोटा सा प्लेट डालते हैं, 4 ऐसा लेवल होता है, उसमें से लास्ट वाला लेवल हम खाली रखते हैं ताकि उसमें पानी ना चढ़ जाए। तो उसके ऊपर 3 होते हैं, उसमें 4 4 4, तो हमारे घर पे एक बैच बन गया। सो दैट इज कॉल्ड एज बैच। अब बड़ा बड़ा कंपनीज, फॉर एग्जांपल हम लोग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल ले लो। अभी फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया रहेगा, तो ब्रिटानिया बहुत सारा बिस्किट्स बनाता है। ब्रिटानिया बर्बन भी बनाता है, मैरी भी बनाता है, बहुत सारा बिस्किट्स बनाता है। तो ब्रिटानिया जब बिस्किट बेक करता है, दे डोंट बेक वन बिस्किट एट अ टाइम। उनका जो अवन रहेगा, उस अवन में वो लोग एक बैच साइज डिसाइड करते हैं कि भाई एक साथ हम इतना बिस्किट्स बेक करेंगे। हो सकता है ब्रिटानिया ने डिसाइड किया है कि बैच साइज इज 50 लाख बिस्किट्स, मतलब एक साथ वो लोग अवन में 50 लाख बिस्किट बेक करना चालू करेंगे। जब बेक करना चालू करेंगे मतलब वो लोग क्या करेंगे, पहले बस 50 लाख बिस्किट के लिए वो लोग रॉ मटेरियल असेंबल करेंगे। अब ये सब हम लोग क्या है, में इंडस्ट्री देखते नहीं है, हम लोग को समझता नहीं है। आप रास्ते पे खड़ा रह के कभी है ना 10-15 मिनट खड़ा रहो, वड़ा पाव वाला कैसे वड़ा तलता है ना, दैट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बैच कॉस्टिंग। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वड़ा तलने का चालू नहीं करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, पहले जितना वड़ा वो डालने वाला है ना, उसके लिए वो लोग वो जो उसका अंदर का फीलिंग है ना वो तैयार कर देते हैं। एक प्लेट ही रहता है, वो आलू का जो अंदर फीलिंग रहता है उसका वो लोग नहीं तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को है ना 60 वड़ा तलना है, लेकिन मैं एक साथ तो 60 नहीं तल पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 15-15 के बैच में तलूंगा। तो 15, तो क्या करेगा, एक आदमी बैठा ही रहेगा, उसने 60 फिलिंग ऐसा रेडी रखा है लाइन में, बरोबर है। फिर वो क्या करेगा, जो तल रहा है वो चने का आटा इतना बड़ा वेसल रहता है, वो जितना बड़ा वो तलने वाला है ना उसका वो रेडी करता है। फिर जैसे ही उसका ऑयल साइड बाय साइड उसने गरम रखा है। ये सब ध्यान से समझो, क्योंकि ये जो हो रहा है दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेटअप। सो सेटअप इज एन एक्टिविटी। कभी अगर आप लेक्चर में जल्दी आओगे ना तो देखना, हम लोग के आने से पहले ये जो अभी आया था चाय देने के लिए, वो इधर सब चालू करता है, फोल्डर सिलेक्ट करता है, मेरा नोट्स ओपन करता है। ये सब एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेटअप। सेटअप इज एन एक्टिविटी। ये हमको 2-3 चैप्टर में लगेगा, सेटअप एक्टिविटी। सेटअप इज एन एक्टिविटी। अब वो जो वड़ा तल रहा है वो क्या करेगा कि उसको पता है कि मेरे पास या मुझे 60 एक साथ फ्राई करना है, लेकिन मैं एक साथ 60 तो कर नहीं पाऊंगा। तो क्या करता है, बैच साइज डिसाइड करता है। अब 15 के बैच में तलेगा तो 4 बार तलना पड़ेगा, 10-10 के बैच में तलेगा तो 6 बार तलना पड़ेगा, 5-5 के बैच में तलेगा तो 12 बार तलना पड़ेगा, डिपेंड्स। सो बैच साइज हमको डिसाइड करना है, व्हाट शुड बी द बैच साइज। That is what is going to be learned in our chapter which is called as batch costing. तो batch costing में आपको decide क्या करना है, what should be the batch size,
एक साथ हम कितना यूनिट्स बनाएं एट अ टाइम। हम लोग ने मटेरियल्स करके एक चैप्टर किया था, वो मटेरियल्स चैप्टर में हम लोग ने क्या क्वेश्चन का आंसर दिया था, हाउ मच टू परचेस एट अ टाइम। यहां पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मच टू प्रोड्यूस एट अ टाइम। तो वहां पे था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पे है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हाउ मेनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस एट अ टाइम। सो बैच, अच्छा बाय द वे ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ 2as अपॉन सी, सेम फॉर्मूला है यहां पे भी, रूट ऑफ 2as अपॉन सी। खाली a का और s का डेफिनेशन चेंज हुआ है। वहां पे a का डेफिनेशन क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पे a का डेफिनेशन हो जाएगा एनुअल प्रोडक्शन। पूरे साल में तुम कितना प्रोड्यूस करने वाले हो, से फॉर एग्जांपल पूरे साल में मैं 60,000 प्रोड्यूस करने वाला हूं, तो क्या पूरा 60,000 एक साथ प्रोड्यूस करोगे, नहीं, तो मैं छोटे छोटे बैचेस में प्रोड्यूस करूंगा। तो वही तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि बैच साइज कितना होना चाहिए। अच्छा वहां पे एस का डेफिनेशन क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहां पे एस का डेफिनेशन इज सेटअप कॉस्ट पर बैच। सेटअप कॉस्ट मतलब से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं सेटअप कॉस्ट का। सेटअप इज एन एक्टिविटी, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, वो वड़ा पाव वाले का मैंने एग्जांपल दिया, वो जो वड़ा तल रहा है उसके लिए सेटअप का एक्टिविटी क्या है, पहले वो फिलिंग रेडी करना, चने का आटा रेडी करना, तेल गरम करना। अब ये सब में कॉस्ट लगता है, तुमने गैस चालू रखा है तो उसका कॉस्ट तो लग ही रहा है। अच्छा तुमने एक अलग से आदमी अपॉइंट किया है वो फिलिंग बनाने के लिए, तो उसका सैलरी जा रहा है। तो दिस ऑल कॉस्ट आर कॉल्ड एज विच कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। तो एस का डेफिनेशन पहले क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी क्या हो गया, वहां पे सी का डेफिनेशन क्या था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पे भी डेफिनेशन वही है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला वही है, व्हाट इज द फॉर्मूला, रूट ऑफ 2as अपॉन सी। तो इसका क्वेश्चंस और आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वी विल कंप्लीट दिस नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक 2 घंटे में हो जाएगा क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ प्रोसेस कॉस्टिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रोसेस कॉस्टिंग में श्योरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।